हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सीखने जा रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर से है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। मैं हूँ इंजीनियर एस के मिश्रा, फेल्स एकेडमी से। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड सर्कुलर रिंग or loop at a point on तो एक चार्ज सर्कुलर रिंग लेना है और उस चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से किसी एक पॉइंट पर, उसके एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना। इसके लिए हम एक सर्कुलर रिंग ले रहे हैं बच्चों, या सर्कुलर लूप ले रहे हैं। देखिए ये एक सर्कुलर लूप है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी एक्सिस हम ले रहे हैं बच्चों। ये है बच्चों इसकी एक्सिस, इस सर्कुलर लूप की ये एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। इस सर्कुलर लूप पर जो चार्जेज हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इस सर्कुलर लूप पे चारों तरफ दिखा रहे हैं। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, टोटल चार्ज इस पर है वो है Q प्लस Q। तो अब इस सर्कुलर लूप जिसका सेंटर C है और जिसका रेडियस R है की वजह से सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं। इसके एक्सिस पर ये मान लीजिए पॉइंट P है। इसी पॉइंट P पर इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। एक चीज़ है कि हमने सर्किल को हमने ऐसा क्यों नहीं लिया, ये इसका सेंटर C हो जाता, ऐसा क्यों लिया बच्चों? इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। सर्किल को सामने से देखना, सर्किल को सामने से देखना, ये फ्रंट व्यू है। और बच्चों ये है साइड व्यू, सर्किल को साइड से देखना। इन दोनों में क्या फ़र्क है बच्चों? यहाँ जब हम इस सर्किल के एक्सिस को दिखाते हैं, फ्रंट व्यू के एक्सिस को दिखाएंगे तो इसका एक्सिस इधर आएगा, यानी जो प्लेन है इस प्लेन के बाहर की तरफ एक्सिस आएगा। तो इस एक्सिस को हम अपने बोर्ड पे दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई बोर्ड है नहीं ना, तो इसको हम अपने एक्सिस पर नहीं दिखा पाएंगे, जबकि साइड व्यू के एक्सिस को हम अपने बोर्ड पे दिखा पाएंगे। तो इसलिए हमने सर्किल में साइड व्यू चूज़ किया है, फ्रंट व्यू चूज़ नहीं किया है। हालांकि ये भी दोनों ही सर्किल है, बट ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है बच्चों। तो हमें चाहिए साइड व्यू ताकि हम उसके एक्सिस को दिखा पाए, सर्किल के एक्सिस को दिखा पाए। अब बच्चों ये पूरा चार्ज Q अगर एक पॉइंट चार्ज में रहता तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता, तो प्लस Q यहाँ रहता, ऐसा पॉइंट जैसा रहता, और वहाँ से हमें x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता। तो क्या करते, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ यूनिट चार्ज रखा जाएगा। तो ये पॉजिटिव में रिपल्सन, तो रिपल्सन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू दिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ Q, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 डिवाइड बाई इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस अगर x है सो x स्क्वायर, सो E इज इक्वल टू K इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर। बच्चों ये पूरा का पूरा चार्ज अगर एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता तब हम ये काम करते, बट ये चार्ज तो ये पूरा सर्किल पर फैला हुआ है, प्लस का चार्ज फैला हुआ है, इसलिए हम ये वाला काम यहाँ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? फॉर्मूला हम यही वाला यूज़ करेंगे, बट अपने मेथड को थोड़ा चेंज करके, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह नहीं है। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला यही यूज़ करना है, K इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, K रखना है, यहाँ जो चार्ज हम लेंगे वो चार्ज रखना है, और
दोनों चार्ज और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेना है। यही वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है वो हमें यूज़ करना है। देखिए कैसे हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, किसी जगह एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, किसी जगह एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करेंगे डी क्यू, एक छोटा चार्ज डी क्यू कंसीडर किया इस पूरे सर्किल पर, ठीक है बच्चों। तो डी क्यू चार्ज, और उसकी वजह से अब ये डिस्टेंस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बताओ ये डिस्टेंस पी कितना होगा, यहाँ से पी कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितनी होगी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम भी यहाँ रख देंगे पॉजिटिव +1 रख दिया हमने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया। प्लस प्लस में रिपल्सन, तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमने स्मॉल चार्ज ले रखा है डी क्यू स्मॉल चार्ज है, इसलिए स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी स्मॉल होगी, डी ई और रिपल्सिव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट एक और डी क्यू चार्ज कंसीडर करेंगे, जस्ट अपोजिट, जैसे हमने यहाँ डी क्यू लिया, यहाँ भी जस्ट अपोजिट एक और डी क्यू चार्ज कंसीडर करेंगे बच्चों, ठीक, इसका अपोजिट रखेंगे। अब यहाँ से भी ये डिस्टेंस पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें ये 90 डिग्री, जैसे यहाँ 90 डिग्री था वैसे यहाँ 90 डिग्री, ये वाला एंगल तो ये वाला साइड दोनों में कॉमन है बच्चों, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, √ राइट एंगल ट्रायंगल होने से √ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, r। सो दिस इज r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लिख दिया। इस एंगल को हम ले लेते हैं थीटा, ये वाला एंगल भी है थीटा। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में फिर से रिपल्सन होगा बच्चों, फिर से रिपल्सन होगा, तो फिर से यहाँ हो जाएगा डी ई। ये दोनों डी डी इस डी क्यू की वजह से ये डी ई और इस डी क्यू की वजह से ये डी ई हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर एक एक्सिस बनाते हैं बच्चों, एक एक्सिस बनाते हैं इस पॉइंट पी पर। हमने क्या किया, इस पॉइंट पी पर एक y एक्सिस और एक x एक्सिस बना लिया। देखो बच्चों ये y एक्सिस है पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव y, दिस इज पॉजिटिव x, बना लिया पॉइंट पी पे। अगर ये एंगल थीटा है फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा है फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल्स थीटा हो गए। अब हम जानते हैं कि अगर x और y के बीच में या किसी दो एक्सिस के बीच में कोई भी लेंथ या कोई भी क्वांटिटी लेते हैं तो हम उसके कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं दोनों एक्सिस में। तो हम इस L का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं बच्चों। अगर ये एंगल थीटा है तो बताइए ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये x एक्सिस का कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, तो हम लिख सकते हैं L इंटू कॉस थीटा, जिधर एंगल दिया रहता है उधर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी लेंथ में इसी L में ये वाला कंपोनेंट निकालने के लिए x कंपोनेंट निकालने के लिए L लेंगे और जिधर थीटा दिया हुआ है उधर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस साइड एंगल थीटा नहीं दिया है उसको कंपोनेंट को निकालने के लिए L इंटू साइन थीटा करेंगे। बच्चों जिस साइड एंगल नहीं दिया है उधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया इसी L में, तो ये कंपोनेंट निकल जाएगा, ये वाली कंपोनेंट निकल जाएगी, यानी y एक्सिस की कंपोनेंट निकल जाएगी। और x की कंपोनेंट निकालने के लिए इसी L में बच्चों इधर जिधर थीटा है उधर हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कंपोनेंट ढूंढना हम लोग वेक्टर में सीख चुके हैं। इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अप्लाई करके और डी के दोनों कंपोनेंट को हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए डी है, इधर है बच्चों थीटा, इधर दे रखा है थीटा, तो जिधर थीटा दे रखा है उधर हम लिख सकते हैं बच्चों डी ई इंटू कॉस थीटा, और जिस एक्सिस की तरफ थीटा नहीं दे रहा है इधर थीटा नहीं है तो इधर कंपोनेंट इसका क्या होगा डी ई इंटू साइन थीटा। उसी तरह से अब इस डी ई का कंपोनेंट तोड़ते हैं। देखो जिस एक्सिस की तरफ थीटा दे रखा है उधर कंपोनेंट हो जाएगा डी ई इंटू कॉस थीटा, और जिस एक्सिस की तरफ कंपोनेंट नहीं है, जिस तरह एक्सिस की तरफ एंगल नहीं दे रखा, इधर एंगल नहीं है तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा डी ई इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे एक मजेदार चीज हमें देखने को मिल रहा है कि y एक्सिस के जो दोनों कंपोनेंट आए हैं, एक पॉजिटिव y की तरफ है एक नेगेटिव y की तरफ है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, डी साइन थीटा यहाँ भी, डी साइन थीटा यहाँ भी, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी डी साइन थीटा कैंसिल हो गया। और
एक्स एक्सिस में क्या हुआ, डी cos थीटा सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएगा। तो अगर हमने इस पूरे सर्किल के टोटल चार्ज क्यू में से अगर दो स्मॉल चार्ज डी क्यू एक दूसरे के अपोजिट लिए हैं तो उसकी वजह से दो बार डी cos थीटा ऐड हो गया। यहाँ पे पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा आ रहा है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर सोचिए, अगर यहाँ इस डी क्यू के बगल में एक और डी क्यू मैं ले लूँ और जस्ट उसके अपोजिट यहाँ भी एक डी क्यू ले लूँ, तो फिर से दो बार डी साइन थीटा वाई एक्सिस में आएंगे और एक्स एक्सिस में डी cos थीटा आएंगे, वाई वाले डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और दो बार और डी cos थीटा ऐड हो जाएंगे। फिर इसके बगल में लिया जाए, उसके जस्ट बगल में लिया जाए, उसके जस्ट अपोजिट लिया जाए, फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कंपोनेंट कैंसिल और एक्स वाले ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रोसेस करने के लिए बस डी cos थीटा को लेना है। पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पूरे चार्ज के लिए तो हमें डी cos थीटा को लेकर के इंटीग्रेट करना है। तो हम ये लिख सकते हैं, हियर डी साइन थीटा विल कैंसल आउट ईच अदर, डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड डी cos थीटा विल बी एडेड, और डी cos थीटा ऐड होंगे। तो अगर हमें पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बच्चों, ई नेट चाहिए, तो हमें बस इंटीग्रेट करना है किसे, डी cos थीटा को। कहाँ से कहाँ बच्चों, 0 टू क्यू। क्यों, क्योंकि इस पूरे सर्किल पर अगर शुरुआत में हम मान लें कि चार्ज 0 है और फिर बढ़ते बढ़ते डी क्यू बढ़ते टोटल चार्ज अगर क्यू हो गया तो कहाँ से कहाँ लिमिट जाएगी, 0 टू क्यू। तो 0 टू क्यू से अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो टोटल चार्ज क्यू हो गया और उसकी वजह से यहाँ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा उसका इंटीग्रेशन करने से। बच्चों तो ई नेट हम क्या लिखें अब, तो बच्चों लिख सकते हैं हम लोग ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू क्यू, हमें डी लिखना है। देखो बच्चों ये डी क्यू की वजह से यहाँ पी पर डी आया है, बताइए डी कितना हो जाएगा। हम लोग पीछे फॉर्मूला जानते हैं, पीछे हमने सीखा अभी और पहले से भी जानते हैं, क्यू इंटू के इंटू डी क्यू बाई यहाँ से जो डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डी क्यू बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं के इंटू डी क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 या होल स्क्वायर इनटू, तो ये डी हो गया। अब cos का क्या होगा, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाओ या नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाओ, तो cos का क्या हो जाएगा बच्चों, बेस बाई हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस, बेस इज x एंड हाइपोटेनस ये वाली हो गई बच्चों, क्या हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डी नेट निकल रहा। आगे क्या लिख सकते हैं हम लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू बच्चों क्या इसमें कांस्टेंट है, एक के कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है और ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। क्यों, इसलिए क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू क्यू है, वेरिएबल हमारा क्यू है। तो इस के में भी क्यू नहीं है, एक्स में भी क्यू नहीं है और इन दोनों टर्म में भी क्यू नहीं है, चार्ज नहीं है। तो जो बिना चार्ज वाले जो टर्म है वो कांस्टेंट है, उन्हें बाहर निकालेंगे। तो क्या क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, के बाहर निकल गया इंटू एक्स बाहर निकल गया, होल डिवाइडेड बाई बच्चों ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 और इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू इंटीग्रेशन डी क्यू 0 टू क्यू। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास ई नेट आ जाएगा बच्चों, ई नेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स डिवाइड बाई बच्चों ये दोनों सेम टर्म है, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1/2 है। सो दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। अगर लिमिट नहीं दिया है तो प्लस सी लगाएंगे, अगर लिमिट दे रही है लोअर और अपर लिमिट दे रखा है तो ये सी लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर लिमिट दे दिया मतलब ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा तो सी लगाने की जरूरत नहीं है, और लिमिट नहीं दिया तो इंडेफिनिट लगाएंगे। हमारे पास लिमिट दिया हुआ है इसलिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, जैसे डी एक्स का एक्स हो गया, डी वाई का वाई हो गया, उसी तरह से डी क्यू का क्यू हो गया, कहाँ से कहाँ, 0 टू क्यू।
सॉरी, इसे ऐसे लिख लेंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू लिमिट कहाँ से कहाँ बच्चों, 0 टू क्यू। अब सो बच्चों ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू यहाँ होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और इस अपर लिमिट पुट करेंगे क्यू के जगह पे तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो फाइनल हमारे पास ई नेट कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया के इंटू एक्स इंटू इस ब्रैकेट से क्या मिला हमें, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया फाइनल। तो इस पूरे चार्ज की वजह से जो सर्किल पे है, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू एक्स इंटू क्यू होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, स्पेशल केसेस होंगे बच्चों। क्या क्या स्पेशल केस होंगे, फर्स्ट बच्चों हम चाहते हैं कि इस सर्किल के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये निकालें। पूरे चार्ज की वजह से सर्किल के सेंटर पर कितना होगा। अभी हम क्या करें, एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि नहीं एक्सिस के किसी पॉइंट पर नहीं, इसके सेंटर पर निकालें। तो क्या करना चाहिए हमें, भाई सेंटर से और पी तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स। अगर मैं इस एक्स को 0 कर दूं तो इसका मतलब है ये पी पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा, तो सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने लगेगा। तो हमें पुट करना चाहिए सेंटर पे निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। क्या लिखेंगे सेंटर पे निकालने के लिए बच्चों, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, एक्स 0 पुट कर देंगे, इस वाले टर्म में x 0 पुट कर दीजिए। तो बताइए ई सेंटर कितना आएगा बच्चों, हम इसे लिखेंगे ई सेंटर, ई सेंटर कितना आएगा बच्चों, तो x यहाँ पुट करने से बच्चों k इंटू 0 इंटू क्यू होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। बच्चों ये पूरा सॉल्व होकर के क्या निकल जाएगा, ई नेट कितना आ गया, 0। तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका रीजन भी है, आप देख लो, ये हमारा सर्किल है, ये सभी चार्जेज है, क्यों 0 हुआ सेंटर पे देख लेते हैं। ये सभी चार्जेज हैं बच्चों, ये सेंटर है, तो सेंटर पर एक यूनिट चार्ज रख दीजिए। अब हम यहाँ छोटा सा एक चार्ज लेंगे डी क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। इसके अपोजिट एक लेंगे डी क्यू, उसकी वजह से इधर आएगा। अब ये दोनों, ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरह से यहाँ कंसिडर किया, उसका इधर आएगा, यहाँ कंसिडर किया, उसका इधर आएगा, दोनों कैंसिल। यहाँ कंसिडर करेंगे, उसका इधर आएगा, यहाँ कंसिडर करेंगे, उसके चलते इधर आएगा, एक दूसरे के अपोजिट। तो बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होने से, ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे के अपोजिट होने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगा, सारे चार्ज की वजह से 0 हो जाएगा। तो वो सेंटर पे 0 निकल के आया। केस नंबर 2 में चलते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये x बहुत दूर हो, बहुत दूर है बच्चों, बहुत दूर है, मतलब r के कंपैरिजन में बहुत दूर हो, तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे ये हमारा r है, ये r है, ये हमारा अभी x है, तो अभी कंपेयर में ये r बहुत छोटा नहीं है, बट हम चाहते हैं कि x बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाए। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये r आपको छोटा दिखाई देने लगेगा। क्या बोल रहे हैं सर, मैं ठीक बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम किसी बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने खड़े हों, तो जो पास में खड़े रहेंगे तो वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो छोटा होता जाएगा, छोटा दिखाई देने लगेगा। अगर हम बहुत दूर जाएंगे तो हम उसे 2 अंगुलियों के बीच में भी देख सकते हैं, इतना छोटा हो जाएगा वो कि हम उसे 2 अंगुलियों के बीच में भी देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत दूर जाने से, ये x को बहुत बड़ा करने से r बहुत छोटा होता जाएगा। अगर ये बहुत दूर चला गया तो r 0 साइज का हो जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इफ x मच ग्रेटर देन r, ठीक है बच्चों, अगर x बहुत बड़ा हो तो हमें इस टर्म को सॉल्व करना है। तो दोनों और x दोनों स्क्वायर है, तो हम चाहते हैं अभी ये स्क्वायर कर दें, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ कर दे स्क्वायर। तो बच्चों अगर हमने x स्क्वायर कर दिया तो ये और बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा r स्क्वायर से। तब ये बहुत बड़ा टर्म है x स्क्वायर और ये बहुत छोटा टर्म है r स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बच्चों, बहुत बड़े टर्म में बहुत छोटे टर्म को ऐड कर दूं, तो ये एक्स स्क्वायर बहुत बड़े के टर्म के इक्वल ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, इस वाले टर्म को हम तो मैंने प्लस किया क्योंकि यहाँ प्लस किया हुआ है। अब हम अगर ऐसा कंडीशन है कि x बहुत बहुत बड़ा है,
आर के कंपेयर में, तब हम इस ई नेट को क्या लिख पाएंगे, तो ई नेट इज इक्वल टू ए इंटू डिवाइडेड बाई बच्चों इस चीज़ को क्या लिख पाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना है 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, सो ए ई नेट कितना आ गया k इंटू एक्स इंटू क्यू डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आ गया, तो ये क्या निकल के आ गया, ई नेट कितना निकला, सो ई नेट इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या ये उसी तरह नहीं है जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि एक छोटा चार्ज अगर हो, एक ये पूरा चार्ज इतना सर्किल में ना हो करके एक पॉइंट चार्ज जैसा हो क्यू, और वहाँ से एक्स डिस्टेंस में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा के इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्यों, क्योंकि एक्स बहुत बड़ा होने से ये पूरा आर, एक्स बहुत बड़ा होने से ये पूरा आर छोटा होता जाएगा कंपेरेटिवली इस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये जो पूरा सर्किल है वो एक पॉइंट जैसा हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि पूरा चार्ज एक सर्किल पे ना होकर एक पॉइंट पर है, तो पॉइंट के चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगा ना के इंटू क्यू, वही निकल के आया है। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। अब बात करते हैं बच्चों केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब इतनी दूर, इंफिनिटी का मतलब हो गया बच्चों इतनी दूर कि जहां तक उस सर्किल पे जो चार्जेस हैं उसका रेंज ही खत्म हो जाए, फोर्स लगाने का रेंज ही खत्म हो जाए, इंटेंसिटी खत्म हो जाए। तो इंटेंसिटी का रेंज खत्म हो जाए, इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी वहां जीरो आएगी, तो इंफिनिटी में तो जीरो आएगी, तो हम कैसे निकालेंगे उसको बच्चों, इसके लिए हम ये एक्सप्रेशन का यूज करें या इसको यूज करें। देखो हम इसको यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x और r कंपेरेटिवली बहुत बड़े छोटे नहीं हैं, r छोटा है x से बट बहुत छोटा नहीं है, बट इस वाले एक्सप्रेशन में हमने ऑलरेडी ले रखा है कि x बहुत बड़ा है r के कंपेयर में। तो बच्चों इन्फिनिटी अगर डिस्टेंस लेते हैं, अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस लेने की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे निकालने चल रहे हैं, तब तो x ऐसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो हमें यूज करना है we know that for x much greater than r, e net कितना आया था, e net is k इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। हम इसको लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ x r से बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी तो और बहुत बड़ा होने जा रहा है। हम इसमें क्या पुट करेंगे बच्चों, पुटिंग x टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें पुट करेंगे तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी के लिए निकलना शुरू हो जाएगा। So k into q by infinity square. So electric field at infinity something by infinity is equal to 0. तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर जीरो आया। हमने ये देखा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया है, इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन्फिनिटी अगर ले लेते हैं इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट बीच में कहीं जीरो नहीं है और एक जगह ऐसा जरूर होगा जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो केस नंबर 4 में हम ये खोजने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना होगा, कहां होगा। तो केस नंबर 4 हमारा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां मिलेगा, हम ये खोजने चल रहे हैं। तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं बच्चों, इसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमा यूज करेंगे। आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें मैक्सिमा निकालना है, तो मैक्सिमा के लिए डेरिवेटिव क्या होती है, देखिए इस पॉइंट के जस्ट पहले पॉइंट की बात करें, डेरिवेटिव क्या होती है पॉजिटिव। इस पॉइंट के जस्ट बाद बात करें, डेरिवेटिव क्या होती है बच्चों, स्लोप क्या होती है नेगेटिव, डेरिवेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव होती है। और इस पॉइंट पर स्लोप क्या होती है बच्चों, जीरो, डेरिवेटिव या स्लोप क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। तो हमें क्या करना है, जो फंक्शन हमें दे रखा है उस फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव करना है और उसे जीरो पुट करना चाहिए, तो हमें मैक्सिमा पता चल जाएगा। तो हम चलते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ई नेट है बच्चों, ई नेट को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके उसे जीरो पुट करेंगे, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप चल रहे हैं, मैक्सिमम पर स्लोप जीरो होता है और मिनिमम स्लोप जीरो होता है। तो फंक्शन का जो स्लोप है वो ये डी ई नेट बाई डी एक्स, ये स्लोप है, उसको जीरो पुट किया। इस हमें ये पता चल जाएगा कि कितने x पर, हाँ किस x पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। पुट करते हैं, हमारे पास E कितना दे रखा, तो E हमारे पास है बच्चों k इंटू एक्स इंटू क्यू डिवाइड बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, जो ओरिजिनल वाला जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन निकल के आया है उसको यहाँ लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम एक्स खोजने चल रहे हैं इसलिए वेरिएबल हमारा एक्स होगा। किस एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने जा रहा है, तो वो एक्स खोजना चाह रहे हैं हम, इसलिए जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, उसे जीरो पुट कर देते हैं, यानी हम स्लोप निकाल रहे हैं। इसमें जो टर्म कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल देते हैं बच्चों, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल देते हैं। क्या बचेगा, डी एक्स, और इस वाले टर्म को हम ऊपर भेज देते हैं, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म को हम जाकर इधर भेज देंगे तो 0 आ जाएगा, तो बच्चों उसे हम 0 कर देंगे। अब हमारे पास ये क्या फंक्शन आ गया, ये हमारे पास आ गया डी यू इंटू वी बाई डी एक्स। आप क्या जानते हैं, एक बार u को बाहर करते हैं, v की डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस v को बाहर करते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, u इंटू वी, इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास u है और ये पूरा फंक्शन हमारे पास v है, u इंटू वी, तो u को बाहर कीजिए यानी x बाहर होगा, x बाहर होगा बच्चों, तो x को बाहर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 बाई डी एक्स प्लस, अब हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे x का इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कैसे जानते हैं हम बताओ, ये तो dx टू द पावर n बाई डी एक्स हो गया, nx टू द पावर n-1। इसके लिए ये फंक्शन x और ये x सेम होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये और नीचे x सेम नहीं है, तो हम लोग चेन रूल यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं। पावर -3/2 डिवाइड बाई डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देखो चेन रूल यूज़ किया इसका डिफरेंशियल सॉल्व करने के लिए, प्लस इसका क्या हो गया बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स तो 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना होगा, x इंटू, बच्चों इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -3/2 यानी n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये हमारा x है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा x का काम करेगा, x टू द पावर -3/2 -1, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अब इसका करते हैं बच्चों, तो इस ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब हम ये लिख रहे हैं डी आर स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, अब इधर चलते हैं, ये तो इसमें तो डेरिवेटिव नहीं है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें निकला ये -3/2 एक्स इंटू -3/2, ये कितना हो गया बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -5/2 इंटू, इस ब्रैकेट में ये तो 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0, और ये हो गया 2x प्लस ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, इस ब्रैकेट से क्या निकलेगा 2x, तो हम लिख सकते हैं x इंटू -3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -5/2 इंटू 2x प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज -3x स्क्वायर, यहाँ x है यहाँ x है, तो एक्स स्क्वायर और ये 3 -3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -5/2 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसमें इसका पावर -3/2 रहेगा, यहाँ पावर है बच्चों -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2। अब इस टर्म में और इस टर्म में जो कॉमन है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -5/2 ये कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि -5/2
छोटा होता है -3/2 से, तो जो छोटा टर्म होता है उसे हम कॉमन निकालते हैं। ये वाला टर्म छोटा होगा इसलिए हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच गया, इसको कॉमन निकालने के बाद यहाँ बच गया 3x², और इसके कॉमन निकलने के बाद से यहाँ r² प्लस x² टू द पावर 1 बचेगा। 1 इसका पावर 1 बचेगा। आप देखो, आप इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, -5/2 प्लस 1, सो -5 प्लस 2/2 -3/2। देखो इसका पावर -3/2 था। तो इसको कॉमन निकालने के बाद से r² प्लस x² टू द पावर -5/2 कॉमन निकलने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा r² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म आ गए मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लिख सकते हैं इधर दिस इज इक्वल टू 0, इधर r² प्लस x² टू द पावर -5/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं r² प्लस x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों x² इज इक्वल टू -r², सो x इज इक्वल टू √-r²। ये इमेजनरी नंबर हो गया, इमेजनरी नंबर नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं होगी। अब हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं हम और r² इज इक्वल टू 2x², सो x² इज इक्वल टू r²/2, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। तो बच्चों ये x का वैल्यू आया, x इज इक्वल टू प्लस r/√2 और माइनस r/√2। इन दोनों वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब हम जरा ग्राफ देख लेते हैं, E वर्सेस X ग्राफ। बच्चों हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं नेगेटिव, इधर X पॉजिटिव, इधर X नेगेटिव। बच्चों जब X 0 है, X 0 है यानी सेंटर की बात हो रही है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? पॉजिटिव थी। फिर ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है, अब फिर ये घटते 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 0 होगी इन्फिनिटी पर। बच्चों ये जो वैल्यू निकल के आएगा, ये x का कौन सा वैल्यू होगा? प्लस r/√2, प्लस r/√2 पर, और ये x का कौन सा वैल्यू है? 0। तो 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, और x इक्वल टू प्लस r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, यहाँ होगी E मैक्स, फिर इन्फिनिटी में जाके 0 हो जाएगी। फिर इतना ही डिस्टेंस पर माइनस की तरफ चले तो x इज इक्वल टू माइनस r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक्सप्रेशन क्या है? k इंटू एक्स इंटू क्यू बाई r² प्लस x² टू द पावर 3/2। तो बच्चों इसमें x का वैल्यू नेगेटिव रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी बच्चों, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ होगी मैक्सिमम और फिर ये धीरे धीरे इन्फिनिटी पे जाके 0 होगी। तो x पर 0, इस वैल्यू पर मैक्सिमम और इन्फिनिटी पे जाके 0, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस E ग्राफ होगी। इस पर क्या होगी? तो E नेगेटिव में होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये हमारा E वर्सेस X ग्राफ हो गया। तो बच्चों ये है हमारा टॉपिक पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के लिए, जेई के लिए और बोर्ड्स के लिए भी। सो आप इसको ध्यान से पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।